क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? पोहा, उपमा, इडली, सांभर, वड़ा, डोसा, ठीक है, यही सब चीजें होती हैं। और मठरी, नमकीन, चाय, बिस्किट, टोस्ट, सीरियल्स, गारनोला वगैरह आजकल क्या क्या चल गया, राइस, राइस से बनी हुई चीजें, ठीक है, ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, यही सब चीजें, ये सारा प्लेन कार्बोहाइड्रेट है, अनबैलेंस्ड मील है ये सारी, यही खा रहे हैं। तो भर भर के ग्लूकोज, ग्लूकोज आपके ब्लड में जा रहा है, कितना डिस्पोज करेगा? ऑन एन एवरेज हमें दिन भर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, 150 से 200 ग्राम, हार्डली 150 ग्राम, 150 ग्राम ग्लूकोज पर डे। लेकिन आप दिन भर में 700 से लेकर 1000 ग्राम ग्लूकोज बॉडी में डाल रहे हो। क्या सिम्टम्स होंगे? इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि डायबिटीज का रूट कॉज है। अगर आप इस तरीके से खाना शुरू कर रहे हो, इंसुलिन आपका इनसेंसिबल हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में हो गया है, तो क्या सिम्टम्स होंगे? सोचो। सबसे पहले एनर्जी इनस्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी बॉडी में, एनर्जी इनस्टेबिलिटी। सुबह उठोगे बिल्कुल पावरफुल सुपरमैन की तरह, या सुबह बहुत ज्यादा कम एनर्जी रहेगी। 12 बजे तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगेगा कि अब बिस्तर होना चाहिए और मैं सो जाऊं बस। ऑफिस में बैठे हो तो नींद आने लगेगी, उबासी आने लगेगी, काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है, सिम्टम्स बता रहा हूं। शाम तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल खत्म, हेडेक स्टार्ट, ये मतलब इरिटेट हो जाओगे, बात करने का मन नहीं करेगा किसी से, क्योंकि एनर्जी तो है नहीं, बैटरी डाउन, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो सेल थी, सेल ओपन ही नहीं हुई ग्लूकोज लेने के लिए। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इंसुलिन इनसेंसिबल है, इंसुलिन रिसेप्टर ने गेट नहीं खोला सेल का। तो जो बॉडी को प्रॉपर एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी मिली नहीं। देन यू फील फटीग, एनर्जी ब्रेकडाउन, एनर्जी इनस्टेबिलिटी इन योर बॉडी। एंड तो फिर क्या करेगा माइंड? क्या बोलता है माइंड का? सबसे इंपॉर्टेंट खाना क्या है? ग्लूकोज। जब आपकी बॉडी की सेल प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करे तो ब्रेन क्या बोलेगा? खा ले भाई, खाने से एनर्जी मिलती है। मतलब आपने 2 घंटे पहले खाना खाया, स्टिल यू फील हंग्री, शुगर क्रेविंग्स, तो आप सोचोगे कि फ्रिज खोल के कुछ खा लेता हूँ, सोचोगे चल यार बाहर दुकान पे कुछ खा के आ जाता हूँ। क्योंकि जो 1-2 घंटे पहले आपने लंच किया, उसकी वजह से जो भी बॉडी में ग्लूकोज गया वो सेल के अंदर घुसा ही नहीं, बाहर घूम रहा है। एनर्जी मिलेगी कहाँ से? देन यू, तो फिर आपको फूड की क्रेविंग हो रही है, समझ रहे हो? अब ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ये आपके सोचो कहीं ब्रेन बोल रहा है कि पाइप खाली करो, सोचो कि आर्टरीज के अंदर जमा हो गया ग्लूकोज, लीवर के ऊपर जमा हो गया, लीवर के, आपने कई बार किसी की ब्लड रिपोर्ट चेक की हो लीवर की, अल्ट्रासाउंड, तो उसमें फैटी लीवर का लिखा हुआ आता है, फैटी लीवर। या फिर आपके पास कुछ कोई क्लाइंट्स आते होंगे, आपको बोलते होंगे हमारे फैटी लीवर है। फैटी लीवर का क्या मतलब है भाई? लीवर का सेल के अंदर फैट जम, लीवर लीवर के सेल की साइज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो लीवर पे जाके डिस्पोज हो रहा है, लीवर की सेल की साइज बढ़ने लग गई। तो अल्ट्रासाउंड में चेक करते हैं कि भाई आपका लीवर की साइज कितनी बड़ी है, साइज बढ़ रही है मतलब वो फैटी हो गया, फैटी लीवर हो गया। फिर धीरे 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 क्या होता है, कंटिन्यूअस, अगर वो लीवर फैटी है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, लीवर का ऐसा सीन है कि कोई सिम्टम्स शो नहीं करेगा, लास्ट में एकदम ही खत्म। तो वो फैटी लीवर से स्टार्ट होता है, ग्रेड 1 में डैमेज हो गया, ग्रेड 2 डैमेज हो गया, सोराइसिस वगैरह हो गए, ठीक है। किडनी फेलियर, बार बार यूरिन आ रहा है, आपको बार बार प्यास लग रही है, ये सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ। आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि सर आपको इस तरीके की चीजें हो रही है क्या? सोचो अगर उसके ब्लड रिपोर्ट में उसका शुगर नॉर्मल है और ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो समझो वो प्री डायबिटिक स्टेट में है। कब वो डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाए कोई नहीं पता। और 101% अगर वो अपनी लाइफ स्टाइल और फूड पे ध्यान नहीं देगा तो प्री डायबिटीज वाले डायबिटीज में कन्फर्म हो जाएंगे। ब्लड रिपोर्ट में आप क्या चेक करोगे, लिख सकते हो। अगर किसी को डायबिटीज के इस तरीके के सिम्टम्स हैं, इस तरीके के सिम्टम्स हैं जैसे कि एनर्जी इनस्टेबिलिटी, शुगर क्रेविंग, उसका फटीग है, थकान हो रही है, वीकनेस है, या फिर उसका वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसका टमी ज्यादा निकला हुआ है, किसी का बेली फैट निकला हुआ है, तो सिंपली ये समझो कि उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और जिसका बेली फैट ज्यादा निकला हुआ है उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको फैटी लीवर भी होगा। नहीं यकीन हो तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लेना, पता चल जाएगा। एब्डोमिनल ओबेसिटी इंडिया में 50% वुमेन्स को है, फीमेल को। एब्डोमिन ओबेसिटी मतलब जो बेली फैट जो निकला हुआ है ना, बेली फैट वाली जो उस पर्टिकुलर पार्ट पे जो ओबेसिटी है, इंडिया में 50% फीमेल को एब्डोमिनल ओबेसिटी। और जनरल ओबेसिटी 26%। ओबेसिटी का मतलब जानते हो, मोटापा। 2045 तक
आधी दुनिया, आधी पॉपुलेशन ओबेसिटी की शिकार हो जाएगी। और क्यों मोटापा बढ़ रहा है? ये ग्लूकोज फैट में, अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो रहा है। उसका साथ, ग्लूकोज का साथ कौन दे रहा है? अनहेल्दी फैट, रिफाइंड ऑयल, जिसकी आपको चिंता ही नहीं है, जिसको आप घर से बाहर ही नहीं निकालते। लोग शुगर खाना बंद कर देंगे। अब मैंने आपको लेक्चर दिया, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि शुगर खाना कम करो, प्लेन कार्बोहाइड्रेट कम करो। नो डाउट आप शुगर खाना कम कर दोगे, आप ये गेहूं हो गया, राइस हो गया, ये सब चीजें कम कर दोगे, लेकिन उस रिफाइंड ऑयल को क्यों भूल जाते हो? मैं कहता हूँ सबसे पहले उसको कम करो। क्यों? शुगर आपने खाई, ग्लूकोज आपने खाया, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो आप उसको बर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिफाइंड ऑयल खा लिया तो 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग जाएंगे, शायद वो सेल में अटक गया तो वो निकलेगा नहीं, रिफाइंड ऑयल का पार्टिकल। लेकिन इस चीज पे किसी का ध्यान नहीं जाता। अक्सर जिसका वेट ज्यादा है, जिसका भी वेट ज्यादा है, ओबीज की कैटेगरी में आ रहा है, उसकी बॉडी में डायबिटीज नहीं है उसको, लेकिन उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटिक की कंडीशन में है वो। आप में 35 मेंबर यहाँ पे हैं जिसका भी वेट ज्यादा है, बेली फैट निकला हुआ है, वेट ज्यादा है, बेली फैट निकला हुआ है, उसको डायबिटिक डायग्नोज नहीं हुई है तो समझो, और उसको इस तरीके के इश्यूज है, सिम्टम्स हैं, तो प्री डायबिटिक स्टेट में चल रहा है। क्या होता है मतलब, एक डायबिटीज वाले इंसान का देखो चेहरा मुरझाया हुआ, स्किन बुझी हुई, ग्लो खत्म हो जाता है, हेयर फॉल, ब्लाइंडनेस, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। मान लीजिए डायबिटिक वाले पेशेंट को अगर खांसी जुकाम भी हो गई तो वो 10-10, 15-15, 20-20 दिन ले लेती है सही होने में। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी लो हो गई। HbA1c के बारे में कौन कौन जानता है? अब मैं ब्लड रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी इंसान है, आपको पता लगा रहा है कि इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर डायबिटीज वगैरह के कुछ केसेस है, तो आप ब्लड रिपोर्ट में क्या चेक करोगे? कुछ लोग तो हैं जो बिना ब्लड रिपोर्ट देके ही शुरू कर देते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, तो पहले आप उसकी ब्लड उसको बोलो। और देखो कई बार क्या होता है ना कि लोग 1-1 साल, 2-2 साल तक अपनी ब्लड की जांच, ब्लड रिपोर्ट टेस्ट नहीं करवाते। उनको लगता है कि हम हेल्दी है, कभी बीमार नहीं पड़ते, या बीमार पड़ते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। आप बीमार नहीं पड़ते इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हो। ठीक है, पास तो 30 नंबर वाला भी हो जाता है और पास 100 नंबर वाला भी हो जाता है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत होता है ना। तो आप साल में कम से कम एक बार अपनी जर्नल चेकअप जरूर करवाएं, आज के टाइम को देखते हुए। ठीक है, अभी लेटेस्ट हार्ट अटैक से कौन मरा था याद है कोई? हाँ, अनुपम खेर के जो फ्रेंड थे, क्या नाम था उनका? हाँ वो सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धार्थ सिद्धार्थ था वो। उनके बाद में नहीं, लेटेस्ट हो गए ना, क्या नाम है उनका? वो गोविंदा अनुपम खेर के मूवी में क्या आते थे। क्या कैरेक्टर थे ना वो? 30 साल का सतीश एथलीट भी तो कौशिक, मरा है। सतीश कौशिक, हाँ, हाँ सतीश कौशिक, सतीश कौशिक। 30 साल का एथलीट भी तो मरा है, वो एक जो इन्फ्लुएंसर था बहुत तगड़ा। हाँ, वो जर्मन का था, जर्मन का। उसको तो दूसरी प्रॉब्लम थी, बीमारी अलग थी। ब्रेन ब्लड रुक गया था। बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, तो ब्लड रिपोर्ट में आप HbA1c के बारे में कौन कौन जानता है बताओ? HbA1c से क्या रिप्रेजेंट, क्या देखता हूँ आप HbA1c में, और HbA1c का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप वेलनेस में काम कर रहे हो, आपके पास में कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि सर मेरी HbA1c एक बार मेरी ब्लड रिपोर्ट चेक कर लो, तो आप क्या करोगे? ब्लड शुगर फास्टिंग, आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी, जब ये खाली पेट है तो इसकी शुगर में, इसकी ब्लड में कितना शुगर है, ये आप इजीली पता लगा लोगे कि भाई यार 210 है, 300 है, 400 भी आता है लोगों के। ठीक है, एक होता है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद उसके ब्लड में शुगर कितना है, तो जिसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर आफ्टर पीपी वाला जो होता है, ये भी आप इजीली पता लगा लोगे। अगर ये लेवल ज्यादा है तो प्रॉब्लम है भाई, बंदे को उसमें, उसकी बॉडी में ब्लड शुगर ज्यादा है। अब एक यहाँ पे टर्म आता है HbA1c, ये तो पता होगा कि ब्लड RBC और WBC से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। एक टाइम ऐसा आता है आपकी बॉडी में, बहुत लंबे टाइम तक जब आप इस तरीके की बैड लाइफ स्टाइल, बैड फूड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, तो एक टाइम ऐसा आता है, वो जो ब्रेन, आप मैंने बोला ना हाईवे पे रास्ता क्लियर करना होता है, ब्रेन उसको कमांड देता है। एक टाइम ऐसा आता है जब बॉडी के अंदर सारी चीजें भरने लग जाती हैं, तो आपका वो ग्लूकोज पार्टिकल आपकी RBC सेल से अटैच होने लग जाता है। समझ रहे हो? ये आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर 3 से मिलकर WBC, RBC, प्लाज्मा, तो RBC जो है उसके ऊपर वो ग्लूकोज का पार्टिकल आएगा और वो चिपक जाएगा उसके पास, तो वो आपका ब्लड गाढ़ा होने लग जाएगा। आपने देखा होगा ना कई
लोग खून पतला, ब्लड थिनर खाते हैं। आपके घर में किसी को देखा होगा ब्लड थिनर खाते हैं। ब्लड थिनर क्या होती है? अटरवास्टेटिन, स्टेटिन, इकोस्प्रिन, एस्पिरिन, एक दवाई, ये कॉमन दवाइयां हैं जो आप सुनते होंगे। आप क्लाइंट से पूछोगे तो पूछो भी कौन सी मेडिसिन खा रहे हो। तो आप ये जो HbA1c है, ये इंडिकेट करता है कि कितनी रेट से उसका वो ग्लाइकेशन हो रहा है। आप कई लोगों की रिपोर्ट देखोगे, उसमें आता है 5.4 हमारा नॉर्मल है। 5.4 एक नॉर्मल कंडीशन है, इससे नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। आप डायबिटिक वाले लोगों के देखोगे तो HbA1c कितना आता है। मैंने आज ही ग्रुप में भी रिपोर्ट भेजी थी, 7, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 14 तक। सोचो उसका ब्लड अंदर से कितना गाढ़ा होने लग गया, और वो कभी भी रुक सकता है, कभी भी फंस सकता है कहीं भी। मतलब हाई हाई रेट ऑफ हार्ट अटैक, हाई चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर। अब इतना जब ब्लड आपका के अंदर ग्लूकोज है, इम्प्योरिटीज है, तो किडनी कब तक काम करेगी? किडनी उसको कब तक फिल्टर करेगी? उसकी भी एक लिमिट होती है। धीरे 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 वो क्या करेगी, उस ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है वो किडनी के अंदर डंप होने लग जाएगी। और किडनी को ऐसा लगेगा कि यार मेरे ऊपर कुछ ओवरलोड हो रहा है, मेरे ऊपर कुछ ओवरलोड आ रहा है, मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करना पड़ेगा किसको निकालने के लिए? उस इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए। तो फिर क्या होगा? बार बार यूरिन आने लग जाएगा। डायबिटीज वाले पेशेंट को यूरिन क्यों आता है? क्योंकि उसके ग्लूकोज वो डंप हो रहा है किडनी के अंदर। तो किडनी पे ओवरलोड हो। मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझा रहा, समझ में नहीं आएगा आपको। तो वो जो किडनी ओवरलोड आ गया, तो वो उसको फटाफट बाहर फिल्टर करना चाहती है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है किडनी की। अब भाई किडनी की एक ऑर्गन है, उसकी कुछ कैपेसिटी है, लिमिट है। आप उससे ज्यादा काम करवाओगे तो वो तो फेल ही होगी ना। और चलो ये बात तो समझ में आ गई, फिर भी आप नहीं सुधर रहे। और ओवरलोड, अभी कल ही जस्ट मैंने रात को एक मेरे पास फोन आया, उनको लीवर का कुछ इश्यू है, डेली रात को आइसक्रीम खा रहे हैं। बोले मैंने बाहर का तो वो सब कुछ बंद कर दिया है, अल्कोहल वगैरह भी बंद कर दिया, मैंने अल्कोहल 4 महीने से छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, अब क्या कर रहे हो? लेकिन मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ 4 महीने से कंटिन्यूस। एक एक पॉइजन बंद किया, दूसरा स्टार्ट कर दिया। आइसक्रीम मतलब क्या? महान गंदा फैट जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, ये किडनी लीवर फेल कर सकता है। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? उनके नीचे लोअर लेग्स और लीवर में स्वेलिंग आने लग गई। बोले मेरे को गाड़ी नहीं चल रही, पैर सूज रहा है, थाई सूज रही है। अरे सूजेगा ही। क्लियर हो रही है चीजें? यस यस। चलो ठीक है, आप खाना तो गंदा खा रहे हो। अब एक और चीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। नो डाउट आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई गई है, और इसके अंदर खाना भी आलीशान डिलीशियस फूड अवेलेबल है। आपको खाने से कोई मना नहीं करता, लेकिन आप बैठे बैठे खा ही रहो, बस बैठे बैठे सिर्फ खा रहे हो। मिठाई तो हम भी खाते हैं, आप भी खाते हो, लेकिन आप उसको बर्न नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सुबह से शाम तक कुछ नहीं करते हो। आप सोच के देखो, एक नॉर्मल इंसान की फिजिकल एक्टिविटी क्या है? आप इनका नेम क्या है, विकास जी से बात करते हैं। विकास जी, आप मतलब सोच के देखो, आपका सिनेरियो, सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, मोटरसाइकिल या गाड़ी में बैठे, 6-7 घंटे काम किया, वापस बाइक या गाड़ी स्टार्ट की, दिन भर की थकान, बहसबाजी से परेशान होके आए घर पे, फिर नाश्ता वो आपने डिनर किया, और इतने थके, एनर्जी नहीं है, बैटरी डाउन, और सो गए। फिजिकल एक्टिविटी क्या है आपकी? वॉक। आप वॉक कर लेते हो, लेकिन 90% लोगों की कहानी यही है जो कॉर्पोरेट जॉब में है। मेरे पास मतलब जो क्लाइंट्स हैं, मैं सुनता हूँ जिनकी, सर टाइम नहीं है, कैसे करें, नाइट की शिफ्ट है, डे की शिफ्ट है, टाइम ही नहीं निकाल पाते हम तो एक्सरसाइज के लिए। सुबह उठे जल्दी जल्दी, नाश्ता किया, फिर भागे बैग उठा के ऑफिस में 6 घंटे सीट पे बैठ के काम किया, 8 घंटे बैठ के काम किया, वापस आ गए, फिजिकल एक्टिविटी जीरो। तो बर्न नहीं हुआ तो बॉडी में आपका वेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर दवाइयां स्टार्ट हो गई, उसके बाद स्ट्रेस, ये सारी चीजें जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे कि आपका एक्सटर्नल फैक्टर डायबिटीज के लिए क्या क्या हो सकते हैं? आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका स्ट्रेस लेवल, मेंटल हेल्थ जिसको हम कह रहे हैं,
और लो फिजिकल एक्टिविटी, वो सब चीज़ हो गई, ठीक है। प्रोसेस फूड, अनहेल्दी फूड, ये सारी एक्सटर्नल चीज़ हो गई। अब इनकी वजह से इंटरनली क्या होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जी। ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में अक्सर कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है? विटामिन D3, क्योंकि आप धूप के संपर्क में तो आते ही नहीं हो। यहाँ तो कई 35 मेंबर है, 35 में से कुछ पक्का 101% गारंटी होगी तो सुबह की धूप देखते ही नहीं है, सीधा उठते हैं 9-10 बजे, पक्का। एक दो लोग तो ऐसे होंगे, मेरे 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 पास तो क्लाइंट्स है ना, है कुछ जो सीधा 9-10 बजे तक उठते हैं, जब तक तो सूरज चढ़ के निकल के अपना काम कर चुका होता है। नहीं, बात ये नहीं है कि 9-10 बजे सो के उठते हैं, लेकिन सूरज नहीं हो पाता है क्योंकि उठना लेट हो चाहे नहीं हो, लेकिन सुबह का काम-वाम घर में ही हुआ, जब तक निकलना होता है, 10 बजे ऑफिस निकलना है, तब तक तो घर के ही काम निपटा के निकलना है। तो चाहे जल्दी उठो या देर से उठो, पर ये सच है, सुबह का सूरज तो धूप तो नहीं ले पाते। That's why you are deficient in vitamin D3. 80% पॉपुलेशन को विटामिन D3 है, और विटामिन D3 कोई छोटा मोटा विटामिन नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बोन डेंसिटी, कैल्शियम, जॉइंट्स, मसल्स, हेयर, आपका स्लीप, मेलेटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने में, इन सब में विटामिन D3 का बहुत बड़ा रोल है। आप इवन आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके डिप्रेशन, इन सब में भी विटामिन D का बहुत बड़ा रोल है। व्हेन यू डिप्रेस्ड, जब आप कभी डिप्रेस होते हो, आप कभी टेंशन में होते हो, और आप जैसे ही सन एक्सपोजर में आते हो, एनवायरनमेंट में जाते हो, सडनली यू फील लाइट, यू फील कूल, काम, पीस। वाई? बिकॉज आप सन के एक्सपोजर में जा रहे हो, और सन का एक्सपोजर नहीं है, विटामिन D3 का कमी है। आप भी जब भी ये नोटिस करना, एक डायबिटिक पेशेंट की दवाइयों में देखना छानबीन करके, डॉक्टर हमेशा विटामिन D3 और B12 जरूर उसको देता है, क्योंकि आपका जब डायबिटिक वाले पेशेंट में क्या होता है कि उसका विटामिन B12 D3 बहुत बहुत इस रैपिडली डिक्रीज होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं कर रहा है उन सब चीजों को, लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा? लीवर आपकी बॉडी के लिए आपकी मम्मी है। आपकी मम्मी घर के में क्या क्या काम करती है? आपकी मम्मी, सोच के देखो, आपके लिए क्या क्या काम करती है? पूरे घर को मैनेज करना, झाड़ू पोछा, खाना पीना, हर चीज की देखभाल करना, बच्चे, अच्छा उसका टिफिन बन गया, हस्बैंड का टिफिन बन गया, फिर वो आएंगे तो उनके लिए क्या बनाना है, सेम आपका लीवर आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन फैटी लीवर हो गया, लीवर पे आप इतना लोड डाल रहे हो, इतना लोड डाल रहे हो, जैसे पता नहीं किसी दूसरे का लीवर उधार लिया हुआ है आपने। तो वो कहेगा कि भाई ये इस परेशानी से बचूं कि मैं तुम्हारे सारे, आप खुद सोचो ना, अब आपकी मम्मी कई बार बड़ा गुस्सा करती होंगी, यार क्या इतना सारा काम, फ्रस्ट्रेट होती होंगी, गुस्सा आता होगा, आते कि नहीं आता? तो लीवर किस पे गुस्सा करेगा? लीवर को कौन प्यार से मनाने जाएगा? नहीं, आने तो चलो शाम को है ना, बाहर रोड पे जाके 2 आइसक्रीम खा के आऊंगा, नहीं तो जूस पी के आऊंगा। जूस तो बड़ा दुश्मन है लीवर का। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स, ये सारी एक दूसरे से लिंक्ड है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एनसीडी जो बढ़ती जा रही है। तो आई होप कि आपको इसका रूट कॉज समझ में आ गया होगा। कोई भी मेंबर यहाँ पे जो बैठा हुआ है, वो 1 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता है मुझे कि आपको क्या समझ में आया है कि डायबिटीज का रूट कॉज क्या है। कोई भी बता सकता है, तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ सिखाया। मैं एक लाइन में ये समझ गया, मुझे प्री डायबिटिक है शायद। मैं भी समझ गया, मैं भी प्री डायबिटिक स्टेज में चल रहा हूँ। हाँ, आप अपना ब्लड शुगर, ये सब चीजें चेक करवा सकते हो। इफ यू हैव बेली फैट और इस तरीके के सिम्टम्स जो मैंने बताए, तो अभी आप क्या पी रहे थे? पानी है भाई। पानी। नहीं, एक्चुअली कई, और अभी डायबिटीज को शुगर से जोड़ा जाता है कि भाई डायबिटीज है तो शुगर मत खाओ, शुगर मत खाओ, शुगर मत खाओ। शुगर का मतलब आप क्या समझते हो? चीनी, नहीं, सिंपल। शुगर चावल भी होता है, चूई चावल भी चीनी में भी शुगर होती है। आप समझदार हैं, लेकिन आलू में भी है। चीनी छोड़ दो। चाय पी रहे हैं फीकी, कॉफी पी रहे हैं फीकी, दूध पी रहे हैं फीका, है ना? अरे भैया, आप जो ये ब्रेड राइस भर भर के खा रहे हो, यहां से भी तो ग्लूकोज आ रहा है ना, इसको कौन कम करेगा? शुगर जो है वो प्रोसेस्ड कार्ब्स है। गेहूं, चावल, आप देखो साउथ वाले सब कैसे हट्टे कट्टे मोटे, बिल्कुल बेली फैट निकला हुआ, बिल्कुल थुलथुली बॉडी साउथ में। क्यों? चावल 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 चावल। 100 ग्राम, मैंने क्या कहा, दिन भर में हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए 100 से 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। लेकिन आप खुद सोचो, दिन भर में आपने मान लीजिए कि पोहा, उपमा, पास्ता या 2 ब्रेड वगैरह खाए, करीबन 150-200 ग्राम ग्लूकोज आपने ब्रेकफास्ट में खा लिया।
फिर आप लंच करने, अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं आप वो वाले ध्यान से सुनो जो दिन में 3 बार खाते हैं, ठीक है। चलो तो हम कैलकुलेट करते हैं। सुबह आपने खाए मान लीजिए 2 ब्रेड खा लिए, थोड़ा सा पोहा ले लिया और ऐसा कुछ लिया, तो करीबन आपने यहाँ से ही कम से कम 150 से 200 ग्राम ग्लूकोज इनटेक कर लिया। अब लंच की बारी आती है, लंच में रखी आपने 3 रोटी, सब्जी और कुछ दाल वगैरह जो भी था। 3 रोटी का मतलब समझ रहे हो, एक रोटी में 80 ग्राम ग्लूकोज, 3 रोटी में कितना हो गया? 240। 240, और साथ में और कुछ भी तो होगा। तो मॉर्निंग का 150 और यहाँ का 350 मान लो, कितना हो गया? 500। 500। अब आप बोले यार आज थोड़ा सा स्पेशल खाने का मन है, तो चलो चावल खाएंगे रात को। आपने लिए 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम में आपको कार्ब्स कितना मिला? 150, और बाकी भी कुछ और भी होगा साथ में, तो यहाँ से 200 मान लो, कितना हो गया दिन भर? बॉडी को कितना चाहिए? लगभग 200 अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल एक्टिविटी। ये बाकी का 500 कहाँ जाएगा? अगर फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड है उसके बाद कितना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है इंक्लूड है लगभग इतना ही, 200 के आसपास मान लो, इससे ज्यादा नहीं। वो भी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कौन सी कर रहे हो। सिर्फ हाथ पैर हिला लिए, घूम के आगे, वॉक करके आगे, तो वो काम नहीं करेगी। तो ये 500 ग्राम ग्लूकोज कहाँ जाएगा आपकी बॉडी में, बताओ मुझे? लीवर पे जाएगा, किडनी पे जाएगा, लीवर, किडनी, आर्टरीज में बैठेगा सब जगह। ये जहां जाके बैठेगा ना, वहां पे बीमारी हो जाएगी। आंखों, हेयर फॉल, आंख, माउथ, ठीक है, और आपका लीवर, किडनी, आर्टरीज, हार्ट, अगर गर्ल्स हैं तो पीसीओडी का इश्यू, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर ओवरीज में है तो पीसीओडी पीसीओएस हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस आर्टरीज में है तो कोलेस्ट्रॉल, बीपी हो जाएगा। तो सारी जो रूट कॉज है ना, वो मैंने आपको अभी समझा दिया। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया ना। 1 घंटे में मैंने आपको रूट कॉज समझा दिया। अब आपके ऊपर है, आप सिम्टम पे काम करोगे कि रूट कॉज पे काम करोगे। रूट कॉज भी काम करेंगे, सिम्टम से तो फायदा नहीं काम करता है। सिम्टम पे कौन काम करता है? डॉक्टर, दवाई काम करती है। हाँ, वो अपना काम। देखो, डॉक्टर की भी गलती नहीं है। डॉक्टर, आपने अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी डॉक्टर को दे दी है। सर्दी, जुकाम, कोल्ड, कफ, गला दर्द, आंख दर्द, चलो डॉक्टर के पास में, चलो डॉक्टर के पास में। तो इंडिविजुअल केयर भी करनी पड़ेगी खुद की। सारा गवर्नमेंट को या डॉक्टर को मत कोसिए। अब एक बात बताइए, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, राइस चावल, तो आपको क्या गवर्नमेंट देखने आती है क्या, या डॉक्टर देखने आ रहे हैं? फिर आप डॉक्टर क्या कर सकता है? आपको डायबिटीज होगी तो डॉक्टर आपकी केयर कर सकता है, आपकी मेडिसिन इंप्रूव कर सकता है, उसकी डोजेस को बैलेंस कर सकता है, लेकिन वो आपके मुंह पे टेप नहीं लगा सकता। उसको इतना राइट नहीं कि वो आपके मुंह पे टेप लगा के भेजे कि अब जाओ आप। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मील फ्रीक्वेंसी, अब यू कैन राइट। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे प्रोटेक्ट, नेचुरली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। यू कैन राइट डाउन ऑल्सो। सबसे पहले कि अपनी जो मील फ्रीक्वेंसीज है उसको 2 से 3 पे लेके जाओ। और ये जो आप बीच बीच में जो ये स्नैकिंग करते रहते हो ना, मंचिंग करते रहते हो, टीवी के आगे बैठे हो मंचिंग कर रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो मंचिंग कर रहे हो, ये बंद करो। स्नैकिंग कम करो। 2 से 3 वेल बैलेंस्ड मील लीजिए दिन भर में, ठीक है। एक अभी लेटेस्ट एविडेंस रिसर्चेस रिपोर्ट्स हैं कि आपका खाने के अंदर जो ध्यान होता है ना, जो अपन ध्यान से खाना खाते हैं, मैंने शुभम जी को भी बताया था, आपको याद है ना, ये जो माइंडफुलनेस ईटिंग होती है ना, ये भी आपकी डायबिटीज ग्लूकोज में बहुत इसका बड़ा रोल होता है। अगर आप खाने को ध्यान से नहीं खा रहे हो और खाने को ध्यान से खा रहे हो, दोनों का जो ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल आएगा, दोनों बहुत डिफरेंस होता है। तो तीसरी चीज कि आप किसी को भी सजेस्ट करें तो ये बोले कि भाई साहब, इस भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा सा ध्यान आप अपने खाने पे जरूर दीजिए। आप ये नोटिस करो, आप ये ऑब्जर्व करो, याद करो, जब आप रेस्टोरेंट में बैठे होते हो तो वहां पे क्या चल रहा होता है। लोग एंटरटेन कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, सारे घर की रामायण, बाहर की रामायण वही खाने पर ही होती है। क्या कभी आपने रेस्टोरेंट, होटल, पार्टीज में, शादी में किसी इंसान को सीरियस, सिंसियर होकर माइंडफुलनेस खाना खाते हुए देखा है? नोटिस करो, याद करो। नहीं, कभी नहीं देखा। आज मेरी वाइफ ने ऐसा डाटा, आज मेरे हस्बैंड ने ये किया, आज मेरे दोस्त ने ये किया, आज मेरी गर्लफ्रेंड ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने, आज मेरे काम में इतना स्ट्रेस है, आज मुझे इतना घाटा लग गया। सारी डिबेट, सारा डिस्कशन खाने पर ही होता है। क्यों भाई? खाना इतना सस्ता हो गया क्या, या खाने की भी रेस्पेक्ट नहीं रही? सोचो, 3 टाइम का खाना जो आपके शरीर को इतना न्यूट्रिशन देता है,
आपके शरीर की देखभाल करता है, उस खाने की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे आप। आज मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल मैं और नेहा कंसल्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, नेहा ने मुझे 1000 रुपीज दिए कंसल्टेशन के, हम दोनों कंसल्टेशन कर रहे हैं, और ये बड़े मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन से आई हैं कंसल्टेशन में, मीटिंग में बैठी हैं, बहुत इनको उम्मीदें हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ सुनाइए सुनाइए, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके, डन डन, ओके। कैसा लगेगा नेहा को? बोलेगी कि यार मेरा पैसा वेस्ट हो गया, वो इंसान ने मुझे ध्यान ही नहीं दिया मुझ पर। सेम आप यही कर रहे हो, वो जो खाना आपके सामने रखा है ना, वो यही बोलता है कि भाई मैं तेरे को दिन भर में इतनी एनर्जी देता हूँ, दिन भर मैं तेरा ध्यान रखता हूँ, मैं तेरे लीवर किडनी हार्ट का सबका मैं जाके वहां पे संभालता हूँ, पर तू मुझे ध्यान नहीं दे रहा। आप सोचो कि खाना खाते वक्त ही आपको सारे आइडियाज आएंगे और तुरंत मोबाइल खोल के आप फटाफट काम करने लग जाते हो। खाना खाते वक्त ही आपको सारे आइडियाज आएंगे, अरे रील कौन सी बनानी है, कौन सा कंटेंट डालना है, क्या करना है। अच्छा मैं चलो ये देख लेता हूँ मैंने मेरे व्यूज कितने आ गए स्टोरी पे खाना खाते वक्त, किसने देखा, उसने देखा कि नहीं जिसने मेरे को देखना चाहिए था। तो ये सारे काम ना आप खाने खाते वक्त ही करते हो। इसको ना क्या बोलते हैं, ये माइंडफुल ईटिंग नहीं है। माइंडफुल ईटिंग है कि जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाइए, और माइंडफुल ईटिंग करने से आपका ग्लूकोज बैलेंस रहेगा, इंसुलिन सेंसिबिलिटी बढ़ेगी, आप कम खाओगे, चबा के खाओगे, एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ेगा, डाइजेशन अच्छा होगा। अगर आपका पेट 5 रोटियों में भर रहा है, बट माइंडफुल ईटिंग करने से शायद 2 या 3 रोटी में ही भर जाए पेट, ठीक है। दूसरी चीज, आप हमेशा अपने विटामिन D3 और B12 की केयर कीजिए। विटामिन D3 और B12, यहाँ पे बैठे हुए 35 लोग हैं, ठीक है, मैं पेपर पे लिख के दे रहा हूं, गारंटी 101%, 30 ऐसे मेंबर होंगे जिनका D3 और B12 कम होगा। चैलेंज है ये मेरा। 35 में 30 नहीं यकीन हो तो अपना विटामिन D3 और B12 चेक करा लेना, और चेक कराने के बाद ये खुश मत होना कि नॉर्मल रेंजेस है। नॉर्मल आपका अगर मैं विटामिन D3 की बात करूं तो 22 से 70 के आसपास ये रेंज होती है, ठीक है। मान लीजिए आपका 30 है, आप सोचोगे कि मेरा तो नॉर्मल है। नॉर्मल वो तो सिर्फ नॉर्मल ही है। क्या आप नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो? आपने लाइफ को तो पूरा लग्जरी बनाने में, पूरा सुख सुविधाओं लगाने में लगा दिया, और आप अपनी बॉडी को नॉर्मल पे रखना चाहते हो। अगर आपका विटामिन D3 60 से नीचे है तो उसको डेफिशिएंट ही समझो और उस पर काम करना शुरू करो। डॉक्टर आपको नहीं बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे हाँ ठीक है, डॉक्टर तो D3 B12 के टेस्ट के लिए बोलेंगे भी नहीं। आप खुद कभी याद करो, ऑब्जर्व करो, दिमाग पर जोर डालो, कितने बार आपको डॉक्टर ने बोला कि D3 B12 का चेक करा ले आप कभी ना।